बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम पाठ 4 यानी जो चौथा अध्याय है वो पढ़ रहे हैं कक्षा 11 इतिहास का, जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। इससे पहले की 3 वीडियोस में हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा है, इसके उदय के बारे में जाना है और उदय के बाद उसका जो विस्थापन हुआ है, विस्थापन के बाद उसकी स्थापना, सुदृढ़ता यानी जो परमानेंट स्टेबिलिटी हुई है उसके बारे में समझा है। अब हम आ गए हैं थोड़ा सा और आगे इस चैप्टर में। यहाँ पर हमको अगला टॉपिक मिल रहा है खलीफाओं का शासन विस्तार, गृह युद्ध और संप्रदाय निर्माण। खलीफाओं का शासन विस्तार, गृह युद्ध और संप्रदाय निर्माण। ठीक है, हम आ चुके हैं इस टॉपिक पर। यानी कि इसका जो मैटर है वो ये होगा कि खलीफा वर्ग का उदय जब हुआ तो उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, फिर साम्राज्य विस्तार में बाधाएं आई, आपसी युद्ध संघर्ष क्यों हुआ, कैसे हुआ, और फिर कैसे वो विभिन्न संप्रदायों में बढ़ता चला गया पूरा धर्म। तो होता क्या है कि 632 ईस्वी में, इन 1632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का देहांत हो गया। मोहम्मद साहब का देहांत हो गया। चूंकि ये कबीलाई संगठन को इन्होंने एक अमली जामा पहनाया था, संगठित किया था, इसलिए अभी बहुत सारा काम करना बाकी था। उसी में एक था उत्तराधिकार का नियम। अभी तक यह निर्धारित नहीं हो पाया था कि किसी की सत्ता का उत्तराधिकारी कौन होगा। उसका पुत्र होगा, कबीले का मुखिया होगा, या कोई उस कबीले का बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है जो योग्यताएं रखता हो। ऐसा कोई नियम प्रावधान अभी तक नहीं बन पाया था, क्योंकि अभी तक तो ये पूरा समाज जो था कबीलाई, ये प्राइमरी स्टेज में था। अभी बहुत सारे कार्य करने बाकी थे। अब कोई निश्चित नियम ना होने के कारण कोई निश्चित नियम नहीं था। अतः जो उम्मा वर्ग था, यानी कि जो इनके अनुयायी थे, उन्हीं को इनका उत्तराधिकारी मान लिया गया। यानी अब बात यह आ गई कि इनके जो सभी अनुयायी हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति इनका उत्तराधिकारी बने। कोई उत्तराधिकार का निश्चित नियम न होने के कारण उम्मा को उनका उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया। यानी इनकी जो भी शासन सत्ता, जो भी व्यवस्था है, वो सब सीधे ट्रांसफर हो जाएगी इनके अनुयायियों को। उम्मा वर्ग के उत्तराधिकार में आ जाने के कारण अब इस धर्म में जो चीजें नई आनी चाहिए थी, आने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, उनके अब कुछ आसार नजर आए। यानी नवाचार, यानी नए आचार विचारों के आगमन के अवसर बने। ये अवसर बहुत समय तक टिक ना सके। उम्मा वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग था, काफी अनुयायी थे। इसी कारण क्या हुआ कि इनमें आपसी मतभेद की स्थिति हो गई। और मतभेद भी कैसा? गहरा मतभेद, यानी जिसकी भरपाई या
जिसको समाप्त कर पाना कठिन काम था या असंभव सा था। यानी हम कहाँ पहुंच रहे हैं, अभी तो इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिसमें हमने देखा मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं है, जिसके कारण कोई व्यक्ति इस प्रकार की घोषणा नहीं कर सकता कि मैं उनका वैध उत्तराधिकारी हूँ। अतः उनके अनुयायी जो थे, उम्मा वर्ग थे, उन्हीं को दे दिया गया कि आप इनकी व्यवस्था को संभालिए और चलाइए। लेकिन ये बहुत भारी संख्या में है, सहमति बन पाना, किसको निर्धारित कर दिया जाए जिसकी सभी लोग बात माने, ऐसा संभव नहीं था। इसके कारण क्या हुआ, आपस में गहरा मतभेद हो गया। इस मतभेद के बाद संप्रदाय का नेता, संप्रदाय जो था, जो उम्मा वर्ग था, इस संप्रदाय का जो मुखिया था, जो अगुआ जिसे माना था कुछ लोगों ने, कुछ ने नहीं माना था, वो नेता जिसको कहा जाता था अमीरुल मोमिन, अमीरुल मोमिन, अमीरुल मोमिन के नाम से संबोधित किया जाता था। संपूर्ण उम्मा वर्ग है, जो अनुयायी हैं, अनुयायियों में किसी एक व्यक्ति को ज्यादातर लोगों ने मान लिया कि आप ही इसके उत्तराधिकारी होंगे। ये चीजें हो गई, तो ऐसे में इनको पद नाम दे दिया गया अमीरुल मोमिन का। अब अमीरुल मोमिन जो है, यही बाद में स्वयं को खलीफा घोषित कर देता है। इसने क्या किया, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। और खलीफा का मतलब होता है प्रतिनिधि। और किसका प्रतिनिधि, प्रतिनिधि मोहम्मद साहब का। ठीक, पहले क्या होता था, उम्मा वर्ग के द्वारा यह निर्धारित किया जाता था कि एक व्यक्ति होगा जिसे हम अमीरुल मोमिन के नाम से संबोधित करेंगे, वो हमारा मुखिया या अगुआ होगा। अब उस अमीरुल मोमिन ने क्या कहा, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया कि अब मैं खलीफा हूँ, उनका प्रतिनिधि हूँ, बाकी सब अपनी जगह पे हट जाओ, शांत रहो। मतलब कहने का ये है कि अब यहाँ पर जैसे जैसे थोड़ी सी शक्ति इसको मिली, इसने अपने आप को प्रेजेंट कर दिया उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, और बाकी सारी समस्याओं को इसने नजरअंदाज कर दिया। यानी आपसी संघर्ष खत्म, एक व्यक्ति खलीफा बन के सामने आ गया, प्रतिनिधि बनकर सामने आ गया। अब जब खलीफा की स्थिति आ गई है, तो हम यहाँ से आगे की प्रक्रिया को देखेंगे। हमने देखा खलीफा की स्थिति में आ गया, समाज जो है वो खलीफा बन गए हैं यहाँ पे। अब आरंभ के 4 खलीफाओं ने, शुरुआत के जो 4 खलीफा हुए हैं, उन्होंने मोहम्मद साहब के निर्देशों का पालन किया। ठीक, यानी कि जो हजरत मोहम्मद साहब ने जो निर्देश दिए थे अपने धर्म के प्रचार में, जो सिद्धांत बनाए थे, उन्हीं का अनुसरण आरंभ के 4 खलीफाओं ने किया। इसमें जो पहला जो खलीफा बना वो था पहले हम खलीफा की बात नहीं करेंगे, पहले हम निर्देशों की बात कर लेते हैं कि क्या निर्देश और क्या उद्देश्य होता था उनके शासन का। तो उनके शासन का उद्देश्य होता था कि कबीलों पर नियंत्रण रहे, कबीलों पर नियंत्रण तथा राज्य के लिए संसाधन जुटाना, इन 2 कार्यों पर विशेष ध्यान देने की बात कही जाती थी मोहम्मद साहब के द्वारा कि जो कबीले हैं इन पर नियंत्रण रखिए, और जो राज्य है जिसके माध्यम से आप शासन व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, उसके लिए आवश्यक संसाधन
जुटाते रहिए, जैसे टैक्स लगाकर, लूटमार कर ये जो भी चीजें हैं जिस भी माध्यम से आ सकता था उन सभी माध्यम से आप ये सारे कार्य करते रहिए। यही 2 निर्देश इनके महत्वपूर्ण थे और इनका अनुपालन आने वाले आगे 4 खलीफाओं ने सुनिश्चित किया। तो इनके बाद उमर के लोगों ने विद्रोह किया। तो कोई एक व्यक्ति सत्ता में आ जाए और बाकी सभी उसके समकक्ष ही हो तो विद्रोह तो होगा ही। तो उमर के लोगों ने विद्रोह किया, लेकिन इसे दबा दिया गया। ठीक है, विद्रोह इन्होंने किया लेकिन उसको दबा दिया जाता है। पहले खलीफा, अब हम आएंगे पहले खलीफा पर। पहले खलीफा अबू बकर, धर्म के पहले खलीफा जो हुए हैं, यानी हजरत मोहम्मद साहब के बाद जो पहला प्रतिनिधि पैगंबर का नियुक्त हुआ है या माना जाता है, वो है अबू बकर। इन्होंने अपने अभियानों के द्वारा, सैन्य अभियानों के द्वारा विद्रोहों का दमन किया। ठीक, जो भी विद्रोह हो रहे थे उमर के लोगों के द्वारा, तो इनका पहला काम क्या था, उनको शांत करना। तो वही काम इन्होंने किया कि सैन्य अभियानों के माध्यम से जो विद्रोह हो रहे थे उनका दमन किया और शांति व्यवस्था को कायम किया। इनके बाद जो दूसरे आते हैं, दूसरे, उनका नाम था उमर। इन्होंने सत्ता के विस्तार की नीति अपनाई। ठीक, पहले खलीफा ने क्या किया, जो विद्रोह हो रहे थे उनको दबाया। दूसरे ने क्या किया, अपने सत्ता में जो साम्राज्य था उनका उसमें विस्तार करने का प्रयास किया, यानी विस्तार की नीति का अनुसरण किया। इस विस्तार की नीति में कहां कहां पर इन्होंने आक्रमण किया उसको हम लोग देख रहे हैं। खलीफा का नाम था उमर और इनका विस्तार, सत्ता विस्तार। इन्होंने क्या किया, खलीफा व इनके सेनापतियों ने, खलीफा और इनके उमर जो है वो और उनके सेनापतियों ने, इन्होंने मिलकर पश्चिम में बाइजेंटाइन साम्राज्य और पूर्व में और मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था ससानी वंश, जिसका संघर्ष किससे आरंभ हुआ था, रोमन साम्राज्य से। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ससानी वंश वही है, लेकिन इस पर किसका अधिकार हो जा रहा है, अरब के खलीफा ने इस पर अधिकार कर लिया, इनके साम्राज्य पर। बाइजेंटाइन साम्राज्य जो सेकेंड जो है कैपिटल था, द्वितीय राजधानी था, जो है रोमन साम्राज्य की राजधानी के रूप में देखा जाता था एक तरह से, उस पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, जो बाइजेंटाइन है वह ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का क्षेत्र है, और जो ससानी वंश था वो था ईरानी परंपरा को मानने वाला। ठीक, तो ससानी वंश है वो ईरानी परंपरा को मानता है, और ये धर्म का पालन जिसका करते हैं उनका नाम है
जरतुस्त। जरतुस्त धर्म है इनका, जिसका ये पालन करते हैं। ठीक, तो ये हो गया इनकी विस्तारवादी नीति में छोटा सा जो जितना चैप्टर में आपके सिलेबस में दिया है, इनमें इन्होंने क्या किया, उमर ने विस्तार की नीति का अनुसरण करते हुए बाइजेंटाइन, जो उनके साम्राज्य के पश्चिम में था, बाइजेंटाइन, ये मान लीजिए ठीक, ऐसे अगर हम देखें ये वाला क्षेत्र अगर अरब का ऐसे पड़ रहा है तो इसके पश्चिम में बाइजेंटाइन का क्षेत्र है और पूरब में ससानी साम्राज्य का क्षेत्र था, अफगानिस्तान की तरफ। तो इस दोनों पर इन दोनों पर इन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जा किया तो कहां पर किया, दो धर्म के लोग मिल रहे हैं, एक ईसाई और एक जरतुस्त पारसी धर्म के लोग मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक नए संप्रदाय का दूसरे धर्मों के साथ परिचय और संघर्ष आरंभ हो गया। अब ये लड़ाई धीरे धीरे साम्राज्य से निकलकर फिर धर्म में वापस जाएगी। शुरुआत धर्म से हुआ था, मामला शुरू हुआ था, साम्राज्य तक गया, अब साम्राज्य विस्तार में फिर धर्म पर आकर वापस टिकेगा। उमर ने 3 सफल अभियानों इन्होंने 3 सफल अभियान किए, 3 ऐसे अभियान किए सैन्य अभियान जो सफल रहे। उन्हीं 3 सफल अभियानों के माध्यम से के बाद साथ इन्होंने सीरिया, इराक, ईरान, सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ला दिया। ठीक, मिस्र को मदीना जो था उसके नियंत्रण, यानी कहां से शासन चला रहे थे, चला तो रहे थे मदीना से, क्योंकि मक्का से विस्थापित हो गए तो सारी व्यवस्था इनकी मदीना में स्थापित थी। तो अगर मदीना का शासक या मदीना का सत्ताधिकारी निकलकर कहीं आक्रमण कर रहा है तो जिस पर जीतेगा वो किसके अधीन होगा, उस साम्राज्य उस शासक के अधीन होगा, यानी कि मदीना के अधीन आता गया। इसके बाद जो तीसरे खलीफा आए, तीसरे खलीफा उनका नाम था उस्मान। तो तीसरे खलीफा ने एशिया तक साम्राज्य बढ़ाने के लिए अभियान चलाया, ने एशिया तक साम्राज्य बढ़ाने के लिए अभियान चलाया। यानी कि ये जो हैं इन्होंने अब क्या कार्य किया है, इन्होंने भी साम्राज्य विस्तार का कार्य किया है और कहां तक, एशिया के क्षेत्र में साम्राज्य बढ़ाने का काम किया है, यानी अब ये इस तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि पैगंबर की मृत्यु, इनकी मृत्यु के ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष के भीतर ही, 10 वर्ष के भीतर ही, इनके मृत्यु के 32 में मृत्यु हुई और 42 के आसपास ही अरबी इस्लामी साम्राज्य, अरबी इस्लामी साम्राज्य ने नील नदी का नाम सुना है, नील और अक्सास के बीच के विशाल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक, इस तरह से 3 खलीफाओं की स्थिति स्पष्ट हो गई। इसके बाद जो आगे आने वाले खलीफा होंगे उनको हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। इसमें हमने इतना समझा कि कैसे खलीफा और का उदय हुआ
उसने कैसे सत्ता पर नियंत्रण किया, साम्राज्यवादी नीति या विस्तारवादी नीति का अनुसरण करते हुए किन किन क्षेत्रों को विजित किया, और विजित करने के साथ ही साथ ये कहां से कहां तक विस्तारित हुए। विस्तारित होने में नील नदी के क्षेत्र से अक्सास का जो क्षेत्र है, अक्सास और लारिन का क्षेत्र जो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, वहां तक के क्षेत्र पर इनके विशाल क्षेत्र पर इनका धीरे धीरे अधिकार होता चला गया, और इनमें से अधिकांश भागों में आज भी इनका अधिकार है, इनके रहने वाले पाए जाते हैं। ठीक, तो ये रहा इनका पूरा खलीफाओं का शासन विस्तार और गृह युद्ध। अब शासन विस्तार। अब इसके बाद के टॉपिक में हम गृह युद्ध और संप्रदाय का निर्माण, ये दो चीजें, इसी से सेकंड पार्ट इसका होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इसको तैयार कीजिए, कंप्लीट कीजिए, समझिए। कोई दिक्कत होती है तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर कर लेंगे। आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। ओके, तो इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।